हेलो एंड वेलकम टू JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट एस्पिरेंट्स। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये केमिस्ट्री का सिलेबस जो है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है बेसिक से जो है आपको क्लियर करूँगा। खास करके मतलब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि जिनको केमिस्ट्री अच्छे से आती होगी, जिनका केमिस्ट्री नायर होंगे, वो अच्छे से केमिस्ट्री उनको आती होगी, लेकिन मैं आपको उस लेवल से नहीं बल्कि मैं आपको बेसिक से जो है पढ़ाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे एग्जाम्स के लिए जो कि मेडिकल स्ट्रीम से नहीं होंगे, तो मैं उनको भी लेके यहाँ पे चलूँगा। ठीक है, बेसिक से आपको कोशिश करूँगा कि कोई भी पॉइंट यहाँ पर जो है आपका ना रहे, और केमिस्ट्री सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो वो आपके बिल्कुल भी ना रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे ही आपके केमिस्ट्री सेक्शन में आपको पता है कि वहाँ पर दिया हुआ है कि केमिकल इक्वेशन। देखिए, मैं आपको केमिकल इक्वेशन पे तो लेके आऊँगा, लेकिन पहले यहाँ पर केमिकल रिएक्शन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। और अगर हम JKSSB सिलेबस की बात करेंगे तो वहाँ केमिस्ट्री सेक्शन में आपका केमिकल इक्वेशन है। मैं आपको केमिकल इक्वेशन तो समझाऊंगा, आप सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए लेक्चर के ऊपर कि सर कहाँ से शुरू कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे समझाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो हम सबसे पहले बच्चों केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन से पहले हमको केमिकल रिएक्शन समझनी पड़ती है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन, यहाँ केमिकल्स वगैरह की जो आप सुनते होंगे कि केमिस्ट्री जो हुआ करती है, केमिकल्स की जी बात है। एक्चुअली में ये क्या है, एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता क्या है, हम आपको शॉर्टली बताएंगे कि केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। देखिए ना, केमिस्ट्री जो है इट इज़ ऑल अबाउट मैटर। क्या है मैटर? अब आप बताएंगे सर मैटर क्या होता है। मैटर आप यूं बताइए कि मैटर हर एक वो चीज़ है, हर एक वो चीज़ को आप मैटर कह सकते हो विच हैज़ मास, जिसका कोई मास हो। ठीक है, यानी मटेरियल कंटेन हो जिसके अंदर, और विच हैज़ वॉल्यूम, जिसका कोई वॉल्यूम हो, यानी जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो। दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ आप बताओगे जिसकी जजमेंट, जिसकी आइडेंटिफिकेशन भी हो सकती है हमारे सेंस ऑर्गन्स की मदद से। जैसे मतलब जजमेंट हम रखेंगे, थर्ड कंडीशन जो है एक सब्सटेंस को मैटर होने के लिए, वो हम रखेंगे जजमेंट। ठीक है, तो मैं आप ये सारी चीजें बता के क्या बोलूंगा, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास एंड कैन बी जज्ड बाय एनी वन और फोर ऑफ आवर फाइव सेंसेस। मास भी होगा, वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा, और उसकी जजमेंट भी प्रॉपरली होगी किसी भी सेंस ऑर्गन की मदद से, उसे हम मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो मैटर की स्टडी को हम कहते हैं केमिस्ट्री। और न सिर्फ मैटर की स्टडी, डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशन क्या है और मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, स्टडी ऑफ द यू कैन से कंपोजिशन ऑफ मैटर एज वेल एज देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री से आगे जो आपका पहला टॉपिक आ रहा है यहाँ पर इस सिलेबस के अंदर, वो है केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन से भी पहले आपको क्या समझना है कि ये केमिकल रिएक्शन जो है ये क्या होती है। तो आइए हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन। हम एक डेफिनेशन पहले लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जब कभी भी कोई कॉम्बिनेशंस, केमिकल कॉम्बिनेशन एक्चुअली होता है, लेकिन आप यूं मान लीजिए कि जब कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलती हैं, कंबाइन होती हैं, ठीक है, तो आफ्टर कॉम्बिनेशन वो क्या बनाती हैं? एक नई चीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नई चीज बनाते हैं। तो इस तरह की प्रोसेसिंग को, इस तरह के प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें न्यू सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हों और न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, न्यू सब्सटेंसेस आप प्रोड्यूस हों किससे? टू आर मोर रिएक्टेंट्स आर सब्सटेंसेस से। ठीक है, न्यू सब्सटेंसेस, और वो भी न्यू प्रॉपर्टीज के साथ प्रोड्यूस हों। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये मैग्नीशियम ले लिया आपने। ठीक है, ये एक सब्सटेंस हो गया, या आप यूं कहिए कि इनको हम रिएक्टेंट्स भी कहते हैं। मैं अभी आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप बताइए कि ये एक सब्सटेंस है जिसका नाम मैग्नीशियम है। ठीक है, ये एक चीज है। दूसरी चीज क्या ले लिया आपने? दूसरा सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस क्या लिया आपने? ऑक्सीजन ले लिया। यानी ये दो एलिमेंट्स ले लिया आपने, ये मैग्नीशियम ले लिया, ये आपने ऑक्सीजन ले लिया। इन दोनों को जैसे आप कंबाइन कर रहे हैं, और आप यहां पर क्या बताते हैं, ये जो गिव्स अस, आप थोड़ा सा याद रख लीजिए कि हम इसको लिखते हैं इस तरह से, गिव्स अस। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। तो इस गिव्स अस को हम क्या कहते हैं?
मैथमेटिकली हम एरो लिखते हैं, ठीक है। गिव्स अस, जो मैं बोल रहा हूँ ना, पढ़ रहा हूँ ना, गिव्स अस किससे हम डिनोट कर रहे हैं, इस एरो से। एरो का मतलब गिव्स अस, मतलब जब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो फिर जाकर आपको एक नया सब्सटेंस बनेगा, जो डेफिनेशन कहती है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी बनते हैं। तो यहाँ न्यू सब्सटेंस क्या है, यहाँ पर तो आपने एक मैग्नीशियम लिया, एक आपने ऑक्सीजन लिया, तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हो गई एक चीज क्लियर। दूसरी चीज कि यहाँ पर आप इस एरो के ऊपर देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ हीट। इसका मतलब इसे क्या कहते हैं, याद रखना बच्चों, जब भी आपको इस एरो के ऊपर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान में ये हीट लिखा हुआ नजर आए, या फिर इसकी जगह पे सिंबल इस तरह का, जिस तरह से हम देखिए शॉर्टली ट्राइंगल लिखा करते हैं मैथमेटिक्स में, तो यहां पर आपको इस किस्म का जो सिंबल अगर आए, इसका भी मतलब आप समझेंगे हीट है। और ये एक नेसेसरी कंडीशन है, या आप यूं कहे कि रिएक्शन कंडीशन है केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। जहां जहां पर हमको मान लीजिए कि अगर आपने दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को, जैसे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में मिला भी दिया है, लेकिन हमको कंटेनर में लेकर इन्हें क्या करना पड़ रहा है, हीट करना पड़ रहा है। मतलब आपको कंटेनर को नीचे से क्या करना है, हीट करना है। ओनली देन द कॉम्बिनेशन कैन टेक प्लेस, तभी जाकर जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सकते हैं। अगर आप इसे हीट नहीं करेंगे तो भी ये मिल सकते हैं। ये हीट तब भी ले सकते हैं आपके एटमॉस्फेयर से, जो आपका टेम्परेचर चेंज आएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर में अगर इनका टेम्परेचर उतना रिक्वायरमेंट हो गया जितना इनको चाहिए, तो यहां पर भी ऐसा फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हो जाता है, यानी केमिकल रिएक्शन जो है वो हो जाती है। जरा ध्यान करना, मैंने केमिकल रिएक्शन में आपको क्या क्या डेफिनेशन बता दिया, वो आपने ध्यान से सुना ही होगा। लेकिन फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि हम केमिकल रिएक्शन के दौरान में जो भी सब्सटेंसेस के दौरान में रिएक्शन लेते हैं वो हम बाय नेम लिखते हैं, ठीक है। इसको वर्ड इक्वेशन भी बोलते हैं केमिकल रिएक्शन को, वर्डली। मैंने मैग्नीशियम के लिए यहां पर अभी आपने सुना होगा केमिस्ट्री में क्या हुआ करते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, सिंबल्स होते हैं। ऐसा कोई सिंबल वगैरह मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया। मैंने जो केमिकल रिएक्शन ली वहां पर मैंने स्पेलिंग करके लिखा मैग्नीशियम, यहाँ पर लिखा स्पेलिंग करके ऑक्सीजन, ठीक है। गिव्स अस, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी स्पेलिंग करके लिखा। और जो ये नीचे लिखा हुआ ना व्हाइट पाउडर, ये क्या है, ये मैं आपको, ये बड़ी अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग ये एक बात यहाँ पर है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसका एरो आप नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। एरो नीचे मतलब ये एक्चुअली क्या है, आपने सुना होगा पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब ऐसा चीज होता है, ठीक है। व्हाइट, सॉरी एक्चुअली सॉरी, ये प्रेसिपिटेट नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, एक व्हाइट किस्म का पाउडर होगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट का मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट ये नहीं है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल, मैं आपको चलिए बता देता हूं। आप बोलते हैं कि पता नहीं क्यों स्किप किया सर ने। एक्चुअली यहाँ पे मैंने सोचा कि ये मैंने प्रेसिपिटेट लिखा हुआ, लेकिन ये प्रेसिपिटेट तो है नहीं। यह व्हाइट किस्म का एक पाउडरिश फॉर्म में सब्सटेंस मिलेगा आपको। कौन सा, व्हाइट किस्म का, ठीक है। इसका कलर व्हाइट होगा, व्हाइट किस्म का पाउडर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, कभी कभी हमें आगे बात आ जाएगी, मैं आपको बताऊंगा, प्रेसिपिटेट का डिटेल डिस्कशन करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि ये प्रेसिपिटेट होता क्या है, चलिए ये भी बता देता हूं। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, मिसाल के तौर पर जब आपकी कोई रिएक्शन हुई, रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बने, और एक प्रोडक्ट जो है आपका ऐसा होगा कि जो इनसॉल्युबल रहा होगा। क्या रहा होगा, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब है कि जो डिसॉल्व नहीं हुआ होगा, जो रिएक्शन के दौरान में डिसॉल्व नहीं हुआ। आपने, अब आप बोलेंगे सर हम वो बनेगा कैसे, जो उस पे केमिकल रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। यानी जो सब्सटेंसेस आप रिएक्शन के लिए ले रहे होंगे वो एक्वस मीडियम में होंगे। मतलब एक्वस मतलब वो सॉल्यूशन की शक्ल में होंगे। एक्वस का मतलब क्या समझोगे आप, सॉल्यूशन की शक्ल में वो सब्सटेंसेस होंगे। और सॉल्यूशन में बनने के बाद जब वो नया सब्सटेंस बनाएंगे ना, तो उनमें से बाकी तो मतलब सॉल्युबल होंगे, लेकिन एक प्रोडक्ट उनमें से क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल सॉलिड पार्ट। आप यूं याद रखो अभी फिलहाल कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। व्हाट, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। बाकी इसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात यह कही कि केमिकल रिएक्शन को हम वर्ड करके लिखते हैं, और होती क्या है वो मैंने आपको डेफिनेशन से बता दिया, ठीक है। अब यहां पर एक मैंने लिखा पॉइंट नोट। क्या नजर आ रहा है आपको, पॉइंट नोट। क्या नोट है, आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, लेकिन साथ में मैंने लिखा है ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, और भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है क्या, हाँ यस बिल्कुल होती है। ऑर्डिनरी होती है आम, कॉमन केमिकल रिएक्शंस जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हुआ करती हैं, उन्हें हम बुलाते हैं ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। क्या बुलाते हैं,
ऑर्डिनरी, एक पेन और कॉपी प्लीज आप रख दीजिए साथ साथ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हैं वो आप नोट कीजिए। ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, इन्हें हम ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्या हो गया ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस का मतलब? कॉमन रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन अवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। दूसरी कौन सी रिएक्शंस होती है? दूसरी रिएक्शंस होती हैं बच्चों न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शंस, ये बड़ी खतरनाक होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शंस, न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या हो गया? ऐसी रिएक्शंस जिसमें एटम का न्यूक्लियस जो है वो टेक पार्ट करता है, ठीक है, जब वो बर्स्ट होता है, ठीक है, फटता है, तो जैसे एटम बम, ठीक है, नहीं, एटम बम सुना होगा आपने कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा था तो कितनी धूम मच गई थी, कितनी तबाही मच गई थी वहाँ पे। तो इसकी बात हम आगे डिटेल करेंगे, अभी थोड़ा हम शुरू हुए हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर क्या होता है? वो कम्प्लेक्स और रिएक्शंस होती हैं जिनमें उस एटम का न्यूक्लियस टेक पार्ट करता है एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस में हम ये नहीं बोलेंगे कि एटम का न्यूक्लियस जो है वो टेक पार्ट कर रहा होता है, बल्कि यहाँ ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस में आप ये याद रखेंगे, वही मैंने लिखा है यहाँ पर कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बट इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज। आप ये समझते होंगे कि सर ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस के अंदर, जैसे यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन लिख दिया, मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, आप ये कहते होंगे कि मैग्नीशियम का एटम जो है वो ऑक्सीजन में बदल गया होगा और ऑक्सीजन का एटम जो है वो मैग्नीशियम में बदल गया होगा। नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। बल्कि ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। बट फिर क्या होता है सर केमिकल रिएक्शन में? फिर क्या होता है? फिर यहाँ पर होता है सिंपली एक रीअरेंजमेंट होता है, बट ओनली अ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट तो आप समझते होंगे, इतने तो आप छोटे नहीं हैं। रीअरेंजमेंट मतलब यहाँ पर दोबारा से ये मिलते हैं, अरेंज होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है, एक नई तरीके से ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। कहां पर? लेकिन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, ओके। न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शंस की बात हम आगे बाद में करेंगे, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और आपके यहाँ इतना लेवल का है भी नहीं वैसे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन, हाँ चलो बता ही देता हूँ। न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? आप वहाँ पर ये बात कह सकते हैं जो आपने यहाँ पर डिनाई किया कि हम ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस में एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम में नहीं बदल सकते हैं, यहाँ पर नहीं बदल सकते हैं ऑर्डिनरी रिएक्शंस पे, लेकिन न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शंस में ये पॉसिबिलिटी है कि यू कैन चेंज वन एटम ऑफ एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट। जैसे आपके पास अगर एलिमेंट नाइट्रोजन है, आप नाइट्रोजन के एटम को ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम में बदल सकते हैं, हाँ वहां पर ये एक पॉसिबिलिटी है। और उस तरीके को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जहां न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शंस में, वेयर इन न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शंस व्हाट हैपेंस, एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। क्या कहते हैं उसके? हम उसको हम ट्रांसम्यूटेशन। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल इक्वेशन। देखिए ये है आप असली, आपको अब ये चीज दी हुई है सिलेबस के ऊपर, लेकिन इससे पहले कितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपको जरूरी थी समझने के लिए। तो देखिए केमिकल इक्वेशन जो है ये कहीं ना कहीं इसका एक रिलेशनशिप जो हम कहेंगे वो है केमिकल रिएक्शन के साथ। किस तरह से? हम कहते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन है केमिकल इक्वेशंस की, आपको तरह तरह की बुक्स या नोट्स वगैरह कुछ भी मिलेंगे बहुत सारे सोर्सेज से, लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट बता रहा हूं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब जब आप क्या करेंगे, जो भी आपने केमिकल रिएक्शन लिखी उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो आपने स्पेलिंग यूज की, उन स्पेलिंग्स की जगह पे जब आप सिंबल्स और फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? सिंबल्स और फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे, तो तब जो नोटेशन बनेगी ना, तब जो रिप्रेजेंटेशन बनेगी ना, अब तब उस वाली रिप्रेजेंटेशन को तुम केमिकल इक्वेशन बोलोगे। फर्क नजर आ रहा है आपको? ठीक है, वन पॉइंट डिफरेंस, मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन इज व्हाट, कि यहां पर आप वर्डली लिख रहे हो, लेकिन यहां पर तुम क्या कर रहे हो? सिंबल्स यूज कर रहे हो और फॉर्मूलाज यूज कर रहे हो। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए तो देखते हैं इसी रिएक्शन में। आप देखो ऊपर आपने केमिकल रिएक्शन में क्या लिखा, मैग्नीशियम स्पेलिंग करके लिखा और प्लस ऑक्सीजन स्पेलिंग करके लिखा, ये दो आपस में कंबाइन हो गए। यहां पर आप क्या कर रहे हो? आप लिख रहे हो मैग्नीशियम का सिंबल Mg। अब देखो यहां मेहनत करनी पड़ेगी आपको, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम नहीं है, साइंस स्ट्रीम से जो बच्चे नहीं है, मैं उनको बताऊंगा यहाँ पर थोड़ा सा अभी नेक्स्ट पेज पे कुछ सिंबल्स एलिमेंट्स के फॉर्मूलाज वगैरह, ठीक है, आपको याद रखने पड़ेंगे। जब तक नहीं आप याद रखोगे तब तक ये यहाँ से आप जो भी जितने भी मार्क्स होंगे यहाँ से वो आप नहीं ले सकते, ठीक है, ये तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैग्नीशियम का सिंबल जो है ये Mg हुआ करता है, M कैपिटल G स्मॉल, और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। लेकिन 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 यहाँ पर जब रिएक्शन में हम ऑक्सीजन को लिखते हैं हम O2 लिखते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास जो होते हैं वो एक ही एटम एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्टेंस तो आप समझते होंगे, मतलब जो अपनी लाइफ को सपोर्ट करते हैं एक ही एटम में,
जैसे मेटल्स हो गए, जैसे सोडियम अगर मैं लिखना होगा ना तो मैं Na लिखूंगा, Na2 नहीं लिखूंगा, ठीक है, समझ आ रही बात आपको। तो लेकिन या यानी मेटालिक एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही एटम भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स गैसियस एलिमेंट्स होते हैं इनके बारे में आपने याद रखना है, ये एक ही एटम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये क्या एग्जिस्ट करते हैं? दो एटम्स। नॉन मेटालिक गैसियस एलिमेंट्स दे एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक इन नेचर। दो एटम मिलकर ही होंगे तभी एग्जिस्ट करेंगे, वरना एक एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, ओके। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा? O2 लिखा, ठीक है। तो अब आगे क्या था यहां पर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर मैंने स्पेलिंग करके लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको क्या मालूम इसका फार्मूला क्या है? अब तो यहां फार्मूला लगेगा, बताओ फार्मूला क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड का? आप बताएंगे, कोई बच्चा बताएगा सर मुझे न पता चल रहा है MgO2 है, क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम का सिंबल Mg है और ऑक्सीजन का O2 अभी सर ने सिखा दिया। ऐसे तो ऑक्सीजन O होता है, लेकिन सर ने अभी बता दिया कि ऑक्सीजन डबल इसमें होता है, डायटोमिक फॉर्म में होता है। तो चलिए जी हम सोचते हैं MgO2 होगा, कोई बताएगा नहीं MgO है, कोई बताएगा नहीं कुछ और है। समझ आ रही बात आपको? लेकिन सही क्या होगा वो मैं बोलता हूं आपको, जो आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले अब आपको क्लियर होना चाहिए, केमिकल इक्वेशन आपकी तब स्ट्रांग होगी जब आपको ये सिंबल्स भी आएंगे और जब ये आपको केमिकल फॉर्मूलाज भी आएंगे, सब्सटेंसेस के केमिकल फॉर्मूलाज भी आएंगे। जैसे देखिए यहीं से शुरू करते हैं केमिकल फार्मूला बनाना, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर आपको लिखना था कि सर कैसे पता चले कि ये MgO है और MgO2 नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? फार्मूला इसका ये है जो मैंने यहां लिखा MgO, इसका मतलब MgO करेक्ट है और MgO2 लिखना इनकरेक्ट है। लेकिन पता कैसे चले? तो आप ध्यान करना, याद रखो, किसी भी कंपाउंड का अगर आपने फार्मूला लिखना है आपको दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज सिंबल, यू शुड नो द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, जिसका आपने फॉर्मूला लिखना है कंपाउंड का, उसका आपको एक तो सिंबल आना चाहिए, दूसरी आपको उसकी वैलेंसी आनी चाहिए। अब आप बताएंगे सर 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 यहाँ पर हमें ये बताइए सिंबल क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है? देखो पहले दोनों चीजें क्लियर करवाता हूँ। सिंबल होता है कि जैसे सपोज करो मैंने लिखा एलिमेंट हाइड्रोजन, क्या लिखा मैंने? आपने सुना होगा हाइड्रोजन हुआ करता है, हीलियम हुआ करता है, लिथियम हुआ करता है, बेरिलियम हुआ कर सकता है, बोरान हुआ कर सकता है। उसके बाद आप बताएंगे सर कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन वगैरह, कुछ भी कोई भी एलिमेंट हुआ करता है। आप बताएंगे स्पेलिंग करके हाइड्रोजन लिख दिया आपने, हीलियम लिख दिया स्पेलिंग करके, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं सिंबल मतलब कोई निशान डाल दो उसका, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं? H, हीलियम के लिए क्या लिखते हैं? H कैपिटल E स्मॉल, लिथियम के लिए क्या लिख सकते हैं? L कैपिटल L स्मॉल। इस तरह की जो ये नोटेशंस हम यूज करते हैं ना एलिमेंट्स के लिए, इन्हें हम सिंबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं मुझे? उन्हें हम सिंबल्स कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा सिंबल की बात। अब दूसरी हो गया, मैंने क्या बताया था? दूसरी चीज सिंबल एंड वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? देखिए ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आ रही है। वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी। आप अपनी कॉपी उठाइए और पेन उठाइए और अपने जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, ये बेस्ट होते हैं ड्यूरिंग अंडरस्टैंडिंग, ड्यूरिंग लेक्चर। जो आप ये बातें देखते हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। वैलेंसी का मतलब क्या है? वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन आ गई होगी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। अब आप बताएंगे सर ये तो आपने बता दिया डेफिनेशन, हमने थोड़ी यहाँ पर सब्जेक्टिव एग्जाम देना है कि हमने वहां पर डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन तो हमने लिखनी नहीं है, वहां हमको ऑब्जेक्टिव लेना है। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी हमको समझ में नहीं आया तो फिर आप क्या करेंगे? आपको देखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट का मतलब हो गया जिस भी एलिमेंट की वैलेंसी पूछी जा रही है वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है, क्या कर रहा है वो, कितने बॉन्ड्स बना रहा है। अब बताएंगे बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, बात आप निकालेंगे। सर बॉन्ड नहीं पता हमको, बॉन्ड क्या होता है? देखिए मैं बताऊं बॉन्ड क्या होता है। मैंने यहां पर लिख दिया एक मैंने क्या लिख दिया? एक मैंने एलिमेंट लिख दिया हाइड्रोजन। क्या लिख दिया मैंने? हाइड्रोजन लिख दिया। चलिए हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, जरा ध्यान से देखना। और दूसरा एलिमेंट मैंने लिख दिया यहां पर क्या? मैंने एक और हाइड्रोजन लिख दिया। अब आप बताएंगे सर अभी आपने बताया था जो नॉन मेटल गैसेस होती हैं वो डायटोमिक फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। हाँ वही मेरा एक्चुअली मतलब है, ठीक है। मैंने एक्चुअली ये H2 बताना है। ये कैसे बनेगा? ये एक हाइड्रोजन एटम प्लस आपने क्या किया? दूसरा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब जब आप बताएंगे कि एक हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन एटम में शेल ही एक होता है, ठीक है। शेल क्या होता है वो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। शेल का कंसेप्ट आप यूं रखें कि एक सर्कुलर पाथ, ठीक है। एटम जो है ना, किसी भी एलिमेंट का एटम जो है उसको हम लगभग फिलहाल क्या एज्यूम करते हैं? जस्ट लाइक अ स्फेयर, ठीक है। उसके सेंटर पार्ट में क्या एज्यूम करते हैं? न्यूक्लियस। और इसके जो स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जो आपको नजर आ रही है इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और
ये इलेक्ट्रॉन इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये यहाँ पर खामोश नहीं होता है बल्कि ये रिवॉल्व कर रहा होता है यहाँ पर, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, जिसको हम ऑर्बिट या कहते हैं शेल, ठीक है। आगे आगे जब बोर्स मॉडल आया था उसमें फिर इसको हम एनर्जी लेवल भी कहा करते थे। चलिए छोड़िए, लंबी बात है, इतना आप याद रख लीजिए थोड़ा सा। कहने का मतलब ये है कि जब आपने ये हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस आप क्या किए हैं, दूसरा हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये क्या करेंगे, एक चीज होती है, देखो इनको एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन क्यों करनी होती है, जरा मुझे इसका कमेंट करके बताइए आप जरा प्लीज। ये क्या कहते हैं, वीडियो को पॉज करके फिर आप देखना ये इसका आंसर। एलिमेंट्स को रिएक्टिविटी में टेक पार्ट इसलिए करना होता है ताकि वो खुद से स्टेबल हो जाए, क्या हो जाए, अपने आप को स्टेबल करे। अब आप बताएंगे स्टेबिलिटी रूल्स कुछ होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। मैक्सिमम एलिमेंट्स के लिए स्टेबल होने के लिए उन्हें ऑक्टेट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, ऑक्टेट रूल जिसको हम कहते हैं। ऑक्टेट मतलब उनको वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स करने होते हैं, 8। वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है, जैसे मैंने ये एटम का शेल का कॉन्सेप्ट दिया ना, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है जब एक सर्कुलर पाथ करता है एक शेल हो गया, 2 सर्कुलर पाथ कर दिए दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, ठीक है, सबसे बाहर वाले को हम वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वैलेंस शेल में एक एटम को स्टेबल मानना है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, याद रखिए इस बात को, 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही ऑक्टेट बोलेंगे। अगर एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा। या फिर कुछ एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन हो गया है, जैसे आपका हीलियम हो गया है, या लिथियम हो गया, इनके लिए क्या रखा हुआ है, इनके लिए ऑक्टेट करना बड़ा दूर है, ठीक है, थोड़ा दूर हो जाता है, इनके लिए ऐसा रख दिया कि चलिए आप ऐसा कर लीजिए, आपको हम आपके लिए हम क्या रखते हैं, थोड़ी सी गुंजाइश ये दे देते हैं, आपको हम रिलैक्सेशन देते हैं, आपको हम वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पूरे करने पे आपको स्टेबिलिटी दे देते हैं, ठीक है। जब इनके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से इनको स्टेबिलिटी मिल जाती है तो इनको हम बोलते हैं डुप्लेट स्टेट। क्या बोलेंगे इसको, डुप्लेट स्टेट। ये डुप्लेट और उनको क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं ऑक्टेट स्टेट, ठीक है जी। चलिए कि डुप्लेट ऑक्टेट भी आपका क्लियर हुआ होगा कि इसलिए एलिमेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, ठीक है। तो जैसे यहां पर हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया, डुप्लेट तो हो गया, हमने वैलेंसी को देखना है। हमने वैलेंसी को देखना किस तरह से देखेंगे, मैंने आपको एक ही चीज बता दी यहां पर कि आप देखा कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, तो ये यहां पर क्या कर दिया, इन्होंने म्यूचुअल शेयर कर दिया। म्यूचुअल शेयर तो आप समझते हैं कि डुप्लेट इसने भी बनाना, इसने भी स्टेबल होना है, इसने भी स्टेबल होना है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने आपस में एक बॉन्ड बना दिया। बॉन्ड तो आप समझेंगे, देखो बॉन्ड का मतलब यूं समझो कि एक अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द 2 कंबाइनिंग एटम्स इज कॉल्ड अ बॉन्ड, ठीक है, उसे हम बॉन्ड बोलते हैं। तो जब ये बॉन्ड बना दिया उन्होंने, बॉन्ड की बहरहाल टाइप्स होती हैं, कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए आज कि ये इन्होंने क्या कर दिया, एक बॉन्ड बना दिया, और वो भी कौन सा, म्यूचुअल शेयरिंग से। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब कि ये कह रहा है मैंने स्टेबल होना है, मेरे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन, तो क्या कर, तू भी मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, चल भाई दे दिया, ये डुप्लेट हो गया। इसका उल्लू सीधा हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन से अपनी स्टेबिलिटी बना ली। ये भी कहता है मैंने भी तेरे को दिया था, ये तो मेरा ही इलेक्ट्रॉन है, ये तू अपना मुझे भी दे जब मुझे अपने डुप्लेट करने, ये दे दो। इसने भी दे दिया, इसका भी डुप्लेट हो गया, दोनों का डुप्लेट हो गया और दोनों स्टेबल हो गए, ठीक है। और इस तरह से क्या बन गया, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया आपके पास H2, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए ये क्या क्लियर हुआ आपको, वैलेंसी, यस यस, अभी इसमें चलो बॉन्ड तो बन गया, डुप्लेट तो बन गया, लेकिन वैलेंसी का अभी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब जिस भी एलिमेंट की वैलेंसी पूछोगे ना कि उसमें बॉन्ड्स गिनने हैं आपको। जैसे मैं अभी बताऊंगा, बताओ हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, तो देखो ना तुम्हारे सामने सिचुएशन है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, मुझे तो एक ही लाइन नजर आ रही है, और इस बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस लाइन से। अगर एक सिंगल लाइन होगी इसको हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। अगर मैं 2 लाइनें साथ में दे दूंगा इसको हम पढ़ेंगे डबल बॉन्ड, 3 दे दूंगा ट्रिपल बॉन्ड। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब अभी मैंने बोला सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और चूंकि मैंने बोला म्यूचुअल शेयर से, म्यूचुअल शेयर याद रखना, जिस बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग हुई हो, यानी जो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना हो, उसको हम बच्चों कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको क्लियर होगा। इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड सिंगल ही जितना नहीं होता है, अगर आपके एक इलेक्ट्रॉन पैर में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का था, एक इसका था, अगर एक इलेक्ट्रॉन पैर आपस में म्यूचुअल शेयर करे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगर डबल पैर
डबल पेयर मतलब एक पेयर ये एक पेयर ये, कितने हो गए डबल पेयर में? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेंगे डबल बॉन्ड बनेगा। अगर ट्रिपल पेयर जो है आपस में शेयर करेगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, वगैरह वगैरह। इतना आप थोड़ा याद रखिए। कोई भी कमेंट होगा मुझे बता दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूर करने की भरपूर कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया, एक्चुअली मैं आपको सिखा रहा हूं कि फार्मूला कैसे बनाते हैं किसका। जैसे एक कंपाउंड है हमारे पास अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस पे असली चर्चा हो रही है कैसे बनाएंगे। मैंने आपको कहा 2 चीजें जरूरी है, 2 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ अ कंपाउंड। वन इज यस 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 यस, क्या है? एक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए, याद कीजिए अपने आप को। एक मैंने आपको बता दिया कि सिंबल चाहिए आपको, दूसरी क्या चाहिए? वैलेंसी। दूसरी चाहिए वैलेंसी। अभी आपने किसका कंपाउंड फार्मूला बनाना है, यहां से देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर आपने क्या करना, एक और चीज ध्यान में रखनी होती है, जो ये वर्डिंग है ना, ये जो वर्ड है ना, इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया गैस करना है। मैग्नीशियम और ऑक्साइड मतलब एक चीज, इसमें मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का सिंबल आपने क्या लगा दिया? Mg। ओके, और दूसरी चीज क्या है? ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब यहां पर ये एक ऑक्साइड कुछ बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, याद रखना। ऑक्साइड्स आर व्हाट? ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स इन विच वन एलिमेंट इज योर ऑक्सीजन एंड अनदर एलिमेंट हो गया कि जिसका, जैसे मैं बोलूंगा यहां पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैंने एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा एलिमेंट वो दूसरा डिपेंड करता है, जैसे इसको हम बोलेंगे जनरली मेटल ऑक्साइड, और पर्टिकुलरली बोलेंगे मेटल मैग्नीशियम है, हम उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दूसरा एलिमेंट जब मैंने ऑक्साइड के हिसाब से देखा कि ये ऑक्सीजन है, तो मैंने यहां पर प्रेफर किया लिखना सिंबल क्या, मैंने लिख दिया सिंबल फटाफट, ये Mg और दूसरा ऑक्सीजन। एक और इंपॉर्टेंट चीज सिंबल लिखते समय कि जो मेटल का सिंबल है वो हम लेफ्ट, देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड तो आप जानते होंगे, ये लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। इस लेफ्ट साइड पे हम मेटल का सिंबल लिखते हैं, राइट साइड पर हम नॉन मेटल का सिंबल लिखते हैं। चलिए सिंबल की बात तो हो गई ना, पहली चीज जो सिंबल लिखनी थी हो गई। उसके बाद क्या लिखते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी अब इनके सिंबल्स के नीचे, बॉटम इसको बोलते हैं, यहां पर इन बॉटम पे हम लिखते हैं वैलेंसी। और कंबाइनिंग कैपेसिटी, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? पहले देखो, पहले तो ये पहले वैलेंसी देखनी है, एटॉमिक नंबर आना चाहिए। देखो एटॉमिक नंबर आपको याद करने हैं, मैं आपको अभी देता हूं एक लिस्ट, उसका आपने होमवर्क करना, वो मैं दे दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन फिलहाल याद रखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है बच्चों वो हुआ करता है 12। इसको Z से लिखते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को Z से लिखते हैं, Z इज इक्वल टू 12 फॉर मैग्नीशियम। चलिए मैग्नीशियम है। अब यहां पर क्या होता है, एक और चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का भी कॉन्सेप्ट दूंगा। आप फिलहाल याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप अभी इस लोअर लेवल से ये याद रखेंगे, हम शेल वाइज लिखते हैं कुछ इस तरह से। हमारे पास एटॉमिक नंबर 12 है, हम पूरा करेंगे 282, 2 पहले वाले शेल में, फिर उसके बाद में Kl में 8 और M में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, और यही वैलेंस शेल। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हम केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट के वही इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करते हैं जो उसके वैलेंस शेल में होते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो उसके वैलेंस शेल अभी मैंने बताया था, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 2, तो इसकी वैलेंसी यही है, याद रखना। एक और चीज बताता हूं, आपको वैलेंसी निकालनी भी आनी चाहिए, वैलेंसी पता भी होनी चाहिए, वैलेंसी निकालनी भी आनी चाहिए। अगर एलिमेंट के, और ये खास करके किसके लिए वर्क करेगा, ये फार्मूला जो मैं बताऊंगा, ये S ब्लॉक और P ब्लॉक के लिए वर्क करेगा। इन S और P ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन, यानी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 4 तक इलेक्ट्रॉन्स कहां अगर हूं, वैलेंस शेल में अगर हूं, तुम उस एलिमेंट की वैलेंसी वही मानोगे जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां होंगे, और उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी वही मानोगे। लेकिन जैसे ही तुमको S और P ब्लॉक वाले एलिमेंट में वैलेंस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रेटर एक्सीड हो जाएगा 4 से, तब वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। यानी वैलेंसी वो नहीं रहेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे जो 4 से ज्यादा वहां उस एलिमेंट में होंगे। वो दोनों एग्जांपल्स में अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। और वैलेंसी जो है हम निकालेंगे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस वैलेंस शेल में होंगे वो, और जमा करेंगे कितना लगे ताकि वो 8 के बराबर हो जाए। किसके? क्योंकि ऑक्टेट को फॉलो करना चाहिए ना। यस, या तो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस कितना करोगे 8 हो जाए, वो वैलेंसी वैसे निकालोगे, या 8 में से ही माइनस कर दोगे आप उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने उसके वैलेंस शेल में होंगे। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, कोई भी डाउट होगा ना, आप मुझे कमेंट करके प्लीज बता दीजिए, मैं आपके ये बेसिक जितने भी कंसेप्ट है ना क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपका केमिस्ट्री सेक्शन में कोई भी नंबर जो है वो बिल्कुल भी गारंटी के साथ मैं आपको एश्योर करता हूं कि कोई भी मार्क्स जो है आपको केमिस्ट्री सेक्शन से नहीं रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो लेक्चर को फर्स्ट टू लास्ट देखिए, पूरा वीडियो को देखिए। यहां पर मैं आपको बताऊंगा, देखिए मैंने एक एग्जाम्पल, अभी ये जो एग्जाम्पल आपका आ रहा है ना मैग्नीशियम का, जैसे आपने बच्चों सिंबल लिख दिए, ये मैग्नीशियम लिख दिया, ये आपने ऑक्सीजन लिख दिया। अब वैलेंसी की बारी थी, मैंने आपको बता दिया। इसके अभी जो मैंने आपको शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस का बता दिया, कुछ इस तरह से याद रखो। मैग्नीशियम के लिए 282, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। मैंने अभी
अभी तो बता दिया, जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे उसकी वैलेंसी भी वही, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वही। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट तो रहे, लेकिन वैलेंसी हमें चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी नजर आ रही है? 2। आप फटाफट लिख देंगे 2। अब रहा ऑक्सीजन, इसी तरह से ले लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? Z = 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा ऑक्सीजन का? 2 पहले वाले शेल में, और उसके बाद लगेंगे 6। 2 और 6 कितना हो गया? 8। टोटल तो 8 हमारा एटॉमिक नंबर बनना चाहिए ना। ये एटॉमिक नंबर एक्चुअली प्रोटॉन नंबर होता है, बाद में लंबी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बेसिक से आप थोड़ा देख लो। 2 और 6 हो गया 8। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6। क्या बताओ? देखो यहां पर ये मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, एलिमेंट के वैलेंस शेल में अगर 1 से लेकर 4 तक के इलेक्ट्रॉन है, क्या यहां पर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, 4 से बड़ा हो गया, ज्यादा हो गया। बोलो क्या हम इसकी वैलेंसी 6 मान सकते हैं? नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 हो सकते हैं, बिल्कुल है वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैलेंसी 6 नहीं है, बल्कि वैलेंसी कैसे निकलेगी? मैंने सिखाया आपको। कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में? 6। जमा क्या करोगे कि 8 हो जाए? जमा करोगे 2, इसका मतलब वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो 2। ऐसे निकालो, या 8 माइनस करोगे 6 इक्वल्स टू 2। दोनों सूरतों में आपका आंसर क्या आएगा? 2। यही 2 इसकी वैलेंसी है। यानी ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाएगा? दूसरे लफ्जों में आपका लिटरल मीनिंग जो है वैलेंसी का, वो क्या मतलब है कि ऑक्सीजन या कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बनाता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 2। चलिए, अब ये सारा रिक्वायरमेंट हमारा हो गया है। अब हमने फार्मूला डालना है, और वीडियो को आज का वीडियो हमारा इतना ही रहेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला बनाना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला बनाएंगे ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या क्या चाहिए? सिंबल मैग्नीशियम, और फिर दूसरा ऑक्सीजन, और ये मेटल है ना लेफ्ट साइड, ये क्या है? नॉन मेटल। कहां पे रखना? राइट साइड। वैलेंसी क्या है इसकी 2। ऑक्सीजन की भी क्या है? 2। अब सर 2 से हमारे, हाँ कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की कोई मसला ही नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल परेशान होने का कोई बात नहीं, परेशान होने की। बिल्कुल 2 हो सकती है, लेकिन एक और चीज यहां पर मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, ये आपको शायद कोई नहीं बताएगा। देखिए, ये मैग्नीशियम जो है एलिमेंट ये भी है, एलिमेंट ये भी है, लेकिन ये मेटालिक एलिमेंट है और ये तुम्हारा नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। यहां पर एक चीज आपने बेसिक सा पढ़ा होगा, 7th 8th में पढ़ा होगा, मेटल्स। व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वहां लिखा होगा मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हाट इज दिस मीन? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो एलिमेंट होते हैं जो अपने आप से ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये ले भाई। कब? केमिकल रिएक्शन के दौरान। ये वो एलिमेंट होते हैं जो देते नहीं हैं, लेते हैं। हमारा काम इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, हमारा काम इलेक्ट्रॉन लेना है। किनका? नॉन मेटल्स का। इसका मतलब यहां पर हम क्या लिखते हैं? हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं? प्लस लिखते हैं जिस चीज के साथ, उसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना फिर वो होगा उतना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, और माइनस लिखते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? शिट, मैंने ये कर दिया है। चलो मैं दोबारा लिखता हूं। ये मैग्नीशियम था और ये ऑक्सीजन था। इसका वैलेंसी अब मैं +2 लिखूंगा, इसका लिखूंगा -2। यस, +2 मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? लॉस। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? गेन। कौन से? वही मैग्नीशियम वाले। इसका मतलब लॉस और गेन हो गया। यस, लॉस और गेन क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से क्या है? अनलाइक चार्ज आपस में क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब यहां पर जो बॉन्ड बनेगा ना, वो यही पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन बनेगा। यही बताया था ना मैंने आपको कि व्हाट इज बॉन्ड। सिंपली थोड़ा सा याद रखो कि अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन, इस अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन का नाम बॉन्ड है। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन बनेगा, ये इस बॉन्ड को हम ऐसे बताएंगे, जरा ध्यान रखना। ये Mg और कितना है यहां पर? O। ये बॉन्ड और ये O। बेसिक एक बॉन्ड आएगा यहां पर। बेसिक कितना आ जाएगा यहां पर? Mg के साथ कितना आएगा तुम्हारे पास? 2। एक नहीं आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। MgO। ठीक है, 2 बॉन्ड्स आएंगे। समझ आ रही बात? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कुछ इस तरह से आप बताओगे। ठीक है, MgO। तो यहां पर तुम्हारे पास तुम बताओगे मैग्नीशियम कितने? मैग्नीशियम यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, फिलहाल जो यहां पर ये बॉन्डिंग की बात होगी, ठीक है, ये बॉन्ड जो अट्रैक्शन बनेगी इन 2 के बीच में, इसी अट्रैक्शन को तुम अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन को तुम बॉन्ड बोलोगे। ठीक है, चलो फिलहाल अब फार्मूला बनाना है ना। अब तुम क्या करोगे? प्लस माइनस को थोड़ा भूल जाओ, प्लस माइनस को भूल जाओगे। ये बनेगा, आप बोलोगे सर फार्मूला आ गया। क्या आ गया जी? Mg2O2। ये 2 और ये 2 क्या हो गया? बोथ साइड कैंसिल। 2 1 जार हम क्या करेंगे? कैंसिल। तो अगर हम कैंसिल करेंगे दोनों को, सिंपल हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास रहेगा MgO। हाँ, एक चीज बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट और है। यहाँ पर तो खैर हम थोड़ा सा वापस जाते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं? यहाँ पर क्रॉस करना होता है वैलेंसीज को। जैसे आपने सिंबल डाल दिया ना, वैलेंसीज डाल दी ना, अब ये वैलेंसीज क्रॉस हो जाती है। मतलब मेटल की वैलेंसी इसको मिलती है और इसकी वैलेंसी इसको मिलती है। ये क्रॉस करना पड़ता है। यहां पर चूंकि ये सेम है तो फर्क नहीं पड़ा, अदरवाइज फर्क पड़ सकता है। मैं आपको वो भी एग्जांपल बताऊंगा अभी। ठीक है, तो हम बोलेंगे Mg2O2। प्लस माइनस को अभी जहन में नहीं रखना। Mg2O2 को 2 कैंसिल करके सिंपल आपका क्या बनेगा फार्मूला? आपका फार्मूला बनेगा MgO। शायद आपको समझ आएगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं।
मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया, ऑनेस्टली आप इसको पॉज करके ना अपना एक पेन और कॉपी लेकर ये फार्मूला बना लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आपको बता रहा हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड के बजाय आप कि आप बना लो मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बना लो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला बनाओ जी। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला आप बताएंगे सर फटाफट कर देंगे, कर दो। क्या क्या चाहिए, सबसे पहले देखोगे मुझे सिंबल चाहिए, क्या चाहिए, सिंबल चाहिए। मैग्नीशियम अभी अभी लिखा था, फटाफट लिख दोगे आप, मुझे पता है। मैग्नीशियम, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, यहाँ पर क्लोराइड्स भी एक किस्म के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनमें जिनमें क्लोरीन होता है, एक एलिमेंट क्लोरीन होता है, तो हमने क्लोरीन यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी अभी अभी बताया हूं मैं 2 होती है, क्लोरीन नॉन मेटल है, याद रखना क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। इसका कन्फिगरेशन क्या बनेगा 2 8 10 और 7 17, 7 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंशियल में होते हैं। ओ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन दूर है किससे, ऑक्टेट को करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए ये एक ही इलेक्ट्रॉन दूर है, ठीक है, पीछे है, दूर मतलब पीछे है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ठीक है, कि ताकि ये 8 बना ले। इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है, इसके वैलेंस शेल में 4 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वैलेंसी ऐसी थोड़ी निकलेगी, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, लेकिन वैलेंसी 7 + 1 करोगे 8 आएगा, तो वो 1 है इसकी वैलेंसी। लेकिन चूंकि ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा -1, ये मैग्नीशियम मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन देगा +2। आप बोलोगे सर फार्मूला आ गया, मैं मानूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि वैलेंसी और सिंबल लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने वैलेंसी जो है वो क्रॉस करनी है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 किसको मिलेगी, क्लोरीन को, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 किसको मिलेगी, मैग्नीशियम को। फार्मूला आ गया, क्या है उसका नाम सर, ये हो जाएगा Mg को क्लोरीन की वैलेंसी आ गई 1 और Cl को मैग्नीशियम की वैलेंसी मिल गई 2, Mg1Cl2। अब अगर मैं Mg के साथ 1 ना भी लिखूं ना तो भी Mg रहेगा, तो मैं सिंपली लिखूंगा MgCl2। क्या बना फार्मूला, MgCl2। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं कल के लेक्चर में ना आपको डिटेल्ड डिस्कशन करवाऊंगा, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स बताऊंगा आपको, ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है, और कुछ फार्मूलाज बताऊंगा, और आपको प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपकी केमिकल इक्वेशन जो है ना ये इतना ज्यादा स्ट्रांग हो, इतना ज्यादा स्ट्रांग हो कि केमिकल इक्वेशन पे आपको कोई भी क्वेश्चन आए ना आप यूं फटाके से कर लो, ठीक है। तो होप कि आपको क्लियर होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। और लास्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर जो है वो अच्छा लगा हो, आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, ठीक है। और बाकी ये बताऊंगा कि कोई भी कमेंट होगा, कोई भी पूछना होगा आपको, कोई समझ में नहीं आया होगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा करूंगा, और आपकी जो भी कोताही रही होगी मुझे इसमें, उसके मैं दूर करूंगा, ठीक है। लेकिन जब तक ना आप मुझे कमेंट करेंगे ना तब तक मुझे पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।